संदीप रेड्डी आइए। यस। हम संदीप के साथ ये चर्चा आगे लेके चलते हैं। गुड आफ्टरनून संदीप। संदीप, ऑटोज पे काफ़ी ज़बरदस्त फोकस है बाज़ार का, और बाज़ार लाइक कर रहा है। नई नई गाड़ियां आ रही हैं, डील्स की बात आ रही है, टीवीएस में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में डील की बात है, कल नंबर्स हैं। आप ऑटो स्पेस को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है और मोमेंटम इसमें सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। जी आप लोगों की डिस्कशन काफी अच्छी चल रही थी। मैं सोच रहा था कि इसी में लोगों को काफी अच्छे व्यू मिल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ऑटो कंपनीज के लिए एक जैसे परफेक्ट स्टॉर्म था पिछले साल, एक काफी अच्छे टेलविंड्स आ गए हैं इस साल। अब तो एक नेगेटिव थोड़ा सा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर बढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर बढ़ने का डिमांड पे कितना असर होगा ये हमें आगे देखना पड़ेगा। कमर्शियल व्हीकल्स पे ज्यादा होता है, पैसेंजर व्हीकल्स पे शायद इतना ना हो, क्योंकि एक तो चिप शॉर्टेज इज आउट हो रही है, क्योंकि चाइना की डिमांड इतनी गिरी है कि चिप्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है ग्लोबली। दूसरा, जिस तरह से स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सारे प्राइसेस नीचे आए हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर पे तो इन्वेंट्री थी, सेकेंड क्वार्टर में भी थोड़ी इन्वेंट्री का असर हो, लेकिन थर्ड फोर्थ क्वार्टर में जैसे फेस्टिवल सीजन भी आएगा, काफी अच्छी मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है ऑटो कंपनीज में। और दूसरा, आप लोगों ने जैसे बात कर रहे थे कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, वो कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति में। तो मेरे हिसाब से भी यही दो टॉप स्टॉक्स हैं ऑटो में, M&M और फिर मारुति। मुझे लगता है कि ये लोग एक स्वीट स्पॉट में है। ओनरशिप काफी कम है ऑटो स्टॉक्स की, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज में दिखते नहीं है ऑटो स्टॉक्स। और अगर डिमांड भी थोड़ी सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी एक गेन्स का साइकिल रह सकता है अगले एक साल में। ऑलराइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संदीप। इस सारी कॉन्वर्सेशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट, जो बेस की तो बात कर रहे हैं कि बेस तो ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है, लेकिन एक व्यू आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब बस कुछ दिनों में कॉर्पोरेट अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी, और ये बहुत अपेरेंटली सभी कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स मार्जिन प्रेशर आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखेगा। शायद होता है ये क्वार्टर, क्या अगले क्वार्टर में भी एक प्रेशर रहेगा। तो क्या ऐसे में एक व्यू ये बनकर निकल कर आता है कि शायद अर्निंग डाउनग्रेड का रिस्क भी ज्यादा सामने निकल कर आए? क्योंकि अगर आप जैन और यानी जैन मार्च के क्वार्टर में देखें तो वहां तो अर्निंग अपग्रेड और डाउनग्रेड की रेशियो थी, वो फिर भी बहुत कंफर्टेबल थी, लगभग 26-26 की रेशियो थी। लेकिन क्या इस बेसिस पर कि मार्जिन प्रेशर बहुत ही एविडेंट है, कॉर्पोरेट अर्निंग शायद म्यूटेड रह सकती हैं, तो अर्निंग डाउनग्रेड्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे शायद अगले 2 क्वार्टर्स? ये अर्निंग डाउनग्रेड के काफी चांस है, और मुझे लगता है कि जैसे अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो जैसे कंज्यूमर कंपनीज हैं उनमें अर्निंग डाउनग्रेड के चांस हैं। अगर हम देखें कमोडिटी स्टॉक्स है, जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं, वहां पे काफी सिग्निफिकेंट मुझे लगता है अर्निंग डिक्लाइंस, एस्टिमेट डिक्लाइंस के उम्मीद है। ऐसे ही अगर हम देखें टेक्नोलॉजी कंपनीज, वहां पे भी उम्मीद है, वहां पे रुपी का डेप्रिसिएशन थोड़ा बेनिफिट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन प्रेशर में रह सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में मुझे लगता है डाउनग्रेड की उम्मीद हो सकती है। दूसरी तरफ और सीमेंट में, क्योंकि सीमेंट में एक तो प्राइसिंग प्रेशर रहा है और इनपुट कॉस्ट प्रेशर भी रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और कुछ जो रीओपनिंग ट्रेड की कंपनीज हैं जिनमें काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है, तो उनमें शायद हो सकता है कि थोड़े अपग्रेड भी आए। तो मिक्स रहेगा, लेकिन नेट जैसे आपने कहा, मैं कहूँगा कि 70-30 या 60-40 का रेशियो रह सकता है डाउनग्रेड टू अपग्रेड। और तो मुझे लगता है नेट बेसिस पे डाउनग्रेड ही आएंगे अर्निंग्स में। ऑफ कोर्स यू राइट संदीप। कैपिटल गुड स्पेस की अगर बात करें, फैक्ट्री आउटपुट के डेटा अप्रैल से ही 14-15% के आप मूव्स दिखा रहे हैं, लेकिन रुपए में जो गिरावट नजर आ रही है, इस गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर लगातार रुपए में ट्रेड हम देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 80 के पार भी और कमजोरी हावी होती हुई दिख सकती है। इसका क्लियर कट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। इस पर आपकी राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून। जी, इस पे दो चीजें हैं। एक तो एक समय पे इसका बहुत असर होता था, क्योंकि काफी कंपनीज की फॉरेन बोरोइंग बहुत ज्यादा होती थी, तो जब डिप्रिसिएशन आता था रुपी का तो बहुत बड़ा असर हो जाता था। लेकिन ईसीबी बोरोइंग काफी लिमिटेड रही है कंपनीज की, तो मुझे लगता है कि एक उसके कारण असर कम रहेगा।
दूसरा, जितनी उम्मीद थी कि जिस तरह से क्रूड प्राइस चढ़े हैं, कमोडिटी प्राइस चढ़े हैं और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, जो उम्मीद थी कि रुपया ज़्यादा गिरना चाहिए, उस हिसाब से गिरा नहीं है। तो क्योंकि हम लोग स्टैंड अलोन रुपए को नहीं देख सकते, क्योंकि हर चीज़ रिलेटिव है। तो अगर रिलेटिव अगर हम देखें बाकी इमर्जिंग करेंसीज के मुकाबले, या रिलेटिव हम देखें जिस तरह से यूएस डॉलर इंडेक्स मूव हुआ है, तो रुपए की गिरावट इन लाइन है, कोई ऐसी खराब गिरावट नहीं है। लेकिन फ्लिप साइड एक नेगेटिव इसका बस ये है कि रुपए की गिरावट में एस्टिमेट किया जाता है कि इवेंचुअली जब रुपया 1% गिरता है, तो उसका इन्फ्लेशन पे 0.3% का असर होता है कि अगर रुपया 1%, अगर रुपया जैसे 5% गिर गया, तो 1.5% इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है इवेंचुअली अगले 6-9 महीने में, कि ऊपर जाता है इन्फ्लेशन उसके कारण। तो वो एक नेगेटिविटी है जो हमें देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट होगी, क्योंकि लेकिन वो रीबैलेंस हो सकती है अगर कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा गिरे, तो शायद इतना असर ना आए। तो बस यही एक कंसर्न है, बाकी मुझे नहीं लगता कि रुपए की ये जो गिरावट है इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। राइट संदीप, जोमेटो के चार्ट पर नज़र डालें अगर, तो एक महीने में करीब 26-27% निकल गया। लग रहा है ब्लिंकिट की डील से शेयर होल्डर्स थोड़ा परेशान है। आपने एनालाइज किया है क्या उसको, या आपको लगता है वो वैल्यू जोन में आ रहा है या दूर रहें? क्या ये दूर रहना बेहतर है, क्योंकि ये एक्विजिशन जो की गई है, ये एक स्ट्रेस्ड एक्विजिशन है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ फोर्स एक्विजिशन है। क्यों की गई है इसकी भी समझना मुश्किल है, क्योंकि काफी कंपनी कमेंट्री कर रही थी कि एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे अगले 18 महीने 24 महीने में। लेकिन ये ब्लिंकिट अगर हम देखें तो इनके सर्विसेज अच्छे होंगे, लेकिन नेट बेसिस पे अगर आप देखिए तो 60-70 करोड़ का हर महीने का लॉस है। तो फिर वो सारा वैल्यूएशन का पैराडाइम चेंज कर देता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को थोड़ी बिलीफ भी थी जोमेटो में, वो भी अब निकल रहे हैं। तो जैसे वो निकलेंगे और शायद स्टॉक और नीचे आएगा, और क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, उसकी हमें एनालाइज करके उस समय हम एनालाइज कर सकते हैं कि देखना चाहिए स्टॉक को या नहीं। अभी के लिए मैं तो अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो ऐसे में संदीप, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि टाइम आ गया है कैश को डिप्लॉय करने का, क्या आप इस वक्त किस तरह से बाजार के सिनेरियो को रीड करें? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि अगस्त एंड तक शायद इन्फ्लेशन पीक आउट होगा, क्रूड पीक आउट हो जाएगा, तब तक मे बी दैट इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, या फिर इट शुड स्टार्ट राइट नाउ? और अगर ऐसा होगा तो आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के ज्यादा मौके, कहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा दिख रही हैं? देखिए, लोग ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन पीक आउट जरूर हो सकती है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स का टारगेट है इन्फ्लेशन का, जैसे यूएस में टारगेट है 2%, वहां इन्फ्लेशन है 8%। अगर वो पीक आउट हो भी गई, तो वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम नहीं करेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से जो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं मानसी, वो ये है कि इन्फ्लेशन काबू में लाना एक बात है, बट काबू का जो लेवल है ना 2%, वो बहुत खतरनाक है, बहुत कड़ा है वो। आई थिंक वी हैव हिम बैक। संदीप, आप क्या बोल रहे थे कि 2% जो टारगेट है वहां तक ले जाना काफी बहुत ग्रोथ को मार देगा? और वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि आज के दिन हमारा फोकस है कि पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो अगर उनका फोकस पूरा इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आ गया है, तो हम लोग बैठ के ये एनालाइज करें कि नहीं नहीं अभी पीक हो गया और वो लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, जब भी रोज कह रहे हैं, हर हफ्ता कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले, तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो को अननेसेसरली बिल्ड करना है। तो मुझे लगता है कि हमें वेट करनी चाहिए। मतलब कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी तो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर किसी के पास कैश पड़ा है तो इमीडिएटली डिप्लॉय करने का मुझे अभी भी सिनारियो नहीं लगता, क्योंकि काफी एशियन मार्केट, आप यूरोपियन मार्केट्स देखिए, नए लोज पे जा रहे हैं। इंडियन मार्केट टिका हुआ है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज, प्रोविडेंट फंड, सिप्स का काफी है। देखिए, अल्टीमेटली मार्केट स्लेव ऑफ अर्निंग्स होता है, तो इवेंचुअली बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी आगे जाके। हो सकता है कि मार्केट या तो दो सिनारियो है मेरे हिसाब से, या तो मार्केट अपना प्रीवियस लो जो अभी टच किया करेगा 15,200, या उसके भी 5-7% नीचे जा सकता है। तो मैं इन बेस केस पे एजम्पशन पे काम कर रहा हूँ। तो मैं कोई एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट पैसे की आज के दिन करने पे रिकमेंड नहीं करूंगा।
बहुत ही रैशनल अप्रोच है संदीप आपका। और इनफैक्ट दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन कंट्रोल पर तो गौर कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार, भारतीय सरकार डोमेस्टिक सेक्टर्स पर काफ़ी हद तक उनकी बेहतरी के लिए फोकस करी। और ऐसा ही एक सेक्टर है डिफेंस प्ले। डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों के लिए सरकार ने आने वाले 3 से 5 सालों में करीब 6 लाख करोड़ की प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग भी की है। इस सेक्टर पर आप कैसे अपना आउटलुक देते हैं? तो जैसे जब भी करेक्शन होगा तो इस सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें 4-5 ही अच्छे प्लेस हैं, तो और ज्यादातर पीएसयूज में हैं, तो उनमें लोग धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना 5 से 10% पोर्टफोलियो कम से कम इन स्टॉक्स में रखना चाहिए उसमें, वो क्योंकि ये सेक्टर अच्छा करेगा। क्योंकि कुछ भी होता रहे, ग्लोबल बिजनेस हो, इंटरेस्ट रेट बढ़े, लेकिन इस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और डिमांड बढ़ती रहेगी। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के रडार में होना चाहिए। ये एक्सिस बैंक से आपका व्यू जानना चाहेंगे। लास्ट 1 साल में 20% नीचे आया एक्सिस बैंक और नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग है। अब तो कमेंट्री हमने कल उनसे बात की तो बोल रहे हैं सिटी की डील भी ऑन ट्रैक है, हालांकि टाइम लगी कंप्लीट होने में। एक्सिस बैंक को अगर इस करंट लेवल्स पे देखना हो तो आपको लगता है उसमें एक ट्रेड है वर्सेस अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? एक्सिस बैंक बहुत सस्ता है इस लेवल पे। तो क्यों इतना सस्ता है, ये हम बाहर बैठ के हमारे लिए एनालाइज करना मुश्किल है। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि एक लेवल पे ये सेटल होना चाहिए, जैसे 6050-60 पे, लेकिन हुआ नहीं, उसके बाद भी नीचे आया। तो एक दो फैक्टर्स निकल से प्ले कर रहे हैं कि सिटी बैंक का जो डील है वो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि क्लाइंट ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इन्होंने ओवर पे किया है। दूसरा, इनके म्यूचुअल फंड को रिलेटेड कुछ इश्यूज आए थे, तो उसमें काफी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसी था, इनका एसेट बेस काफी बड़ा था, तो उसमें एक लोगों को एक्सपेक्टेशन है शायद वहां पे थोड़ा हिट आए, तो उन कारणों से थोड़ी नेगेटिविटी है। तो लेकिन ये वैल्यू जोन में डेफिनेटली है। अब क्वार्टरली रिजल्ट, या तो हम क्वार्टरली रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर धीरे धीरे करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से करना चाहिए। क्योंकि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से ये स्टॉक काफी सस्ता है। चलिए, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, सारी बातचीत के लिए, सारे इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, एक बार आपको